Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagruti. So in this video हम स्पेशली डील करेंगे लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियंस को। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जनरली तीन लार्वल फॉर्म्स जो मेन देखी गई हैं क्रस्टेशियंस में वो होती है और हम इन तीनों को अलग अलग वीडियो बना के पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट लार्वल फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जूलॉजी फॉर बीएससी एंड मास्टर्स दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। ये कुछ रेफरेंसेस हैं और भी है, मैं आगे एडिट कर दूंगी। अगर आपको कुछ और एडिशनल पढ़ना है तो यहाँ पे इनके बारे में काफी अच्छा दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले लार्वा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं क्योंकि हम लार्वल फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लार्वा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बनता है, ठीक। नाउ, एनी immature post embryonic form of animal that differ morphologically from the adult and often develop into adult either gradually via amorphosis or by more abrupt changes in the morphology metamorphosis। ये क्या कह रहा है? लार्वा के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। पहली बात बोल रहा है कि लार्वा लार्वा एक इमेच्योर फॉर्म होगा, वो मैच्योर फॉर्म नहीं है। मैच्योर नहीं है मतलब इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक फॉर्म है, मतलब एम्ब्रियो की स्टेज के बाद का फॉर्म है, ओके। एम्ब्रियोनिक फॉर्म रहता है जब आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ होता है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद का जो स्टेज है दैट इज, उसको बोला गया, उसके बाद की एक स्टेज है लार्वल फॉर्म, सब में नहीं पाई जाती है। डिफर इन मॉर्फोलॉजी, किस चीज की मॉर्फोलॉजी? क्या होता है मॉर्फोलॉजी? होते हैं आपके एक्सटर्नल फीचर्स, जैसे कि हम, हमारा एक हेड है जो कि नेक के ऊपर है, दो हाथ हैं, शोल्डर से बाहर को निकले हुए हैं, ठीक है। हमारे पास दो पैर है, ये सब क्या है? बाहर से हम कैसे दिखते हैं, दैट इज अवर मॉर्फोलॉजी। हमारे पास पूंछ नहीं है, ये हमारी मॉर्फोलॉजी है। जो एनिमल्स उनके पास टेल है, उनके कान ऐसे हैं यहाँ पे, तो वो उनका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं, ओके। दे मॉर्फोलॉजी फ्रॉम अडल्ट, इनका मॉर्फोलॉजी इनके अडल्ट फॉर्म से चेंज होता है। कुछ नहीं भी, अगर ज्यादा नहीं भी आइडिया है तो आपको टैडपोल एंड फ्रॉग के बारे में पता होगा। टैडपोल इज लार्वल फॉर्म ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग दिखने में कैसा दिखता है? समहाउ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा ही कुछ, ठीक है। और जो टेडपोल है वो आपका इस तरीके से दिखता है। अब मुझे बताइए, क्या मॉर्फोलॉजिकली ये कहीं से कहीं तक सिमिलैरिटी रखते हैं? नो। सो जो लार्वा है उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? पहला, वो इमेच्योर होता है। दूसरा, वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक फॉर्म है। तीसरा, उसकी मॉर्फोलॉजी उसके अडल्ट से डिफरेंट होती है। अब जब अडल्ट में फॉर्मेशन होता है तो दो तरीके के डेवलपमेंट होता है। जब एक छोटा बच्चा बड़े में चेंज होता है, अडल्ट फॉर्म में चेंज होता है, कोई भी उसका स्टार्टिंग इनिशियल जो स्टेज है, तो दो तरीके से हो सकती है। एक तो होता है आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट कहने में, जैसे हम, आप देखेंगे जो हम में जो बच्चे होते हैं, दैट इज, उसका भी एक सर होगा, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, सेम लोकेशन से होता है। बस जब अडल्ट फॉर्म में होता है तो वो साइज में इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेजेस आ जाती हैं, जैसे कि आपने इसमें देखा टैडपोल का बिल्कुल अलग ही फॉर्म होता है फ्रॉम फ्रॉग। सो दिस इज लार्वल स्टेजेस, दिस इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये बोला गया है कि जो अपना जो इमेच्योर ये जो लार्वा है ये अडल्ट में चेंज होगा दो तरीके से। या तो ये ग्रेजुअली अमॉर्फोसिस से हो सकता है, दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये क्या है? आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट है। या फिर उसमें कुछ ज्यादा ही एब्रप्ट चेंजेस होंगे जो उसमें नहीं थे और कुछ चीजें उसमें नहीं आ जाएंगी, तो वो हो गया आपका मेटामॉर्फोसिस, ओके। लार्वल फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम देयर जुवेनाइल्स इन अडल्ट। लार्वल फॉर्म अपने जुवेनाइल फॉर्म से और अडल्ट फॉर्म से डिफरेंट होती है ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे? मतलब क्या क्या फैक्टर्स उस डिफरेंट फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एनवायरमेंटल कंडीशन, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल और कुछ ये जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं उस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। Part of larval period of most crustacean is spent into plankton। प्लैंकटन के फॉर्म में क्रस्टेशियन लार्वा का एक ज्यादा पीरियड निकलता है। अब प्लैंकटन क्या है? जो फ्री फ्लोटिंग या स्विमिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर में मिलेंगे, उन्हें प्लैंकटन कहते हैं। अगर वो प्रोड्यूसर हैं तो देर उनको फाइटो कहा जाएगा, फाइटो प्लांट से आ जाता है। और अगर वो कंज्यूमर है तो उन्हें जू प्लैंकटन कह दिया जाएगा, ओके, जू फॉर एनिमल्स। While living in plankton, they either feed on planktonic algae or animals, or they leave off yolk retained from the egg। या तो वो प्लैंक्टोनिक एल्गी एंड एनिमल्स पे फीड करेंगे, कौन? लार्वा जो है प्लैंक्टोनिक स्टेज में, या फिर वो जो एग में, जिस एग में से वो निकले होते हैं उसमें जो यॉक रिटेन्ड रहता है उस पे ही, उसी पे वो फीड करते हैं। लार्वा स्पेंड वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम इन द प्लैंक्टन फ्रॉम मिनट्स टू ओवर अ ईयर। अब लार्वा अपने ये प्लैंक्टोनिक स्टेज में टाइम इसका डिफरेंट रहता है, मतलब कितने टाइम तक रहेगा? या तो ये मिनट से मतलब साल भर तक का डिफरेंस रहता है।
अब कितने देखिए, पहले ये समझिए कि लार्वा फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम लार्वा पढ़ रहे हैं, बट वाई लार्वा इज जरूरी, मतलब लार्वा जरूरी क्यों है, ओके सॉरी। तो जो लार्वा फॉर्म है आपकी, देखिए ये मेनली डिस्पर्जन के लिए, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्पर्जन। मान लीजिए सपोज एक स्पीशीज यहाँ पे तक सीमित है, तो उसका लार्वा होगा और डिफरेंट वाटर बॉडीज के थ्रू या जैसे भी वो अलग अलग जगहों में डिस्पर्स हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में अपनी एग्जिस्टेंस बनाएगा। इसलिए लार्वल फॉर्म जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए, सॉरी, रिप्रोडक्शन के लिए हम लार्वा फॉर्म को नहीं कंसिडर करते, रिप्रोडक्शन करना होता है, इसीलिए कोई भी फॉर्म लार्वा फॉर्म से अपने एडल्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि लार्वा इज एन इमेच्योर फॉर्म, और कोई भी मैच्योर फॉर्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होती। ठीक। नाउ, the difference in the time spent there heavily impact how far from the parents the larva is fed. कितने टाइम तक कोई भी लार्वा अपने प्लैंक्टोनिक स्टेज में रहता है, इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि लार्वा अपने पेरेंट से कितनी दूर पहुंच चुका है। क्योंकि अगर वो ज्यादा टाइम रहेगा तो वो ज्यादा लंबी डिस्टेंस में डिस्पर्स करेगा, अगर कम टाइम रहेगा तो वो आसपास ही रहेगा। इसीलिए the longer a larva spend in the plankton, the further it is able to disperse from where its parents were. जितना ज्यादा टाइम वो उस प्लैंक्टोनिक स्टेज में रहेगा, उतना ही ज्यादा वो अपने पेरेंट से क्या जा पाएगा, दूर जा पाएगा। डिस्पर्जन कह रहे हैं जिसे हम अपने अलग अलग जगह एग्जिबो बनाएंगे ये, ठीक है। In crustacean, typical larval traits occur most obviously in functional morphology of locomotor and feeding appendages. ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप लार्वल फॉर्म में देखेंगे फंक्शनली, ठीक है। कौन सा, लोकोमोटर वाला देखेंगे और फीडिंग अपेंडेजेस देखेंगे। There are three basic type of larva found in crustacean group. तीन मेजर लार्वा फॉर्म पाए गए हैं crustacean ग्रुप में। The larvae are separated into groups and named by the appendages they uses for swimming. किस बेसिस पे उनको तीन ग्रुप में रखा गया है, कि वो किस तरीके से उनमें अपेंडेजेस प्रेजेंट है और किस तरीके से हाँ, ठीक है, उनका मतलब किस तरीके से उनके अपेंडेजेस जो स्विमिंग में यूज करते हैं, उस बेसिस पे उनको अलग ग्रुप में रखा गया, उनकी नेमिंग की गई है। तो तीन लार्वा है, नॉपली लार्वा, जोई लार्वा, मेगालोप लार्वा, ठीक है। ये तीन हमने फॉर्म पढ़नी है। ये पहली वीडियो नॉपुलस की बनी है, सेकंड जोई की बनेगी, और उसके बाद वाली वीडियो मेगालोप की। Now, producing nopular larva is a characteristic often used to identify crustaceans. नॉप्यूलर लार्वा का प्रोडक्शन क्रस्टेशियन की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हालांकि सभी क्रस्टेशियंस, मतलब कुछ ऐसे क्रस्टेशियंस भी पाए गए हैं जिसमें नॉप्यूलस लार्वा नहीं होता। However, there are few groups of that do not produce नॉप्यूलर लार्वा। कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं क्रस्टेशियंस के अंदर जिनमें नॉप्यूलर लार्वा का प्रोडक्शन नहीं होता ना। अब नॉप्यूलस लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले मैं आपको दो टाइप के अपेंडेजेस दिखा दूं। यहाँ पे टर्म यूज हुआ है यूरिनेमस एंड बाइरेमस। यहाँ देखिए, ये आप ये अपेंडेजेस देख रहे हैं, दिस इज यूनिरेमस। इसमें सिर्फ एक टाइप के आपको आप इजिली डिटेक्ट कर पा रहे हैं। यूनि कहने से इस स्ट्रक्चर्स को वन, और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसे बाइरेमस कहा गया है। ओके, नाउ first larval stage for crabs, lobsters, shrimp, barnacles, copepods and some other crustaceans. इन सभी crustaceans की क्या है, ये first larval form है कौन, Nautilus larva. Nopuli of different species all look alike and not easy to differentiate. ये अलग अलग species के जो Nautilus larva हैं वो same दिखते हैं, जैसे दिखने में है, आप उन्हें easily differentiate नहीं कर सकते। They blend with zooplankton. ये किसके साथ blend हो जाते हैं, zooplankton के साथ। दे हैव feathery appendages. इनके appendages feathery होते हैं because they keep them from shrinking the bottom. ये डूब ना जाए उससे बचाने के लिए, ताकि इन्हें फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ओके, दे आर साइक्लोप्स। साइक्लोप्स किन्हें कहते हैं, जिनमें सिर्फ एक आंख होती है। देखिए, ये कंडीशन ना ह्यूमन बीइंग में भी पाई गई है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं। एक जीन है दैट इज सोनिक हेजॉग, SHH लिखते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है आप में आई फील्ड स्पेशिएशन के लिए। आई फील्ड स्पेशलाइजेशन मतलब ये डिसाइड, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि आपकी आंखों का जो पोजीशन है, जैसे हमारी आंखें यहीं पे बनी है, तो ये इसको डिसाइड करने में कौन मदद करता है, सोनिक हेजॉग, ठीक है। आपकी आई फील्ड का एरिया डिसाइड करता है कि कहाँ पे आपका आई बनेगा, वो वाला फील्ड वो डिसाइडेड करता है। अब समहाउ ये जीन्स अगर म्यूटेट हो गया, अगर ये जीन म्यूटेट हो गया, तो ऐसा देखा गया है कि आपकी दो आंखें ना बन के एक सेंटर में एक आंख बन जाती है, जिसे साइक्लोपिया कंडीशन कहते हैं। ओके, सेम वैसी ही कंडीशन यहाँ बन जाएगी, इसीलिए इसका नाम और ये सिमिलर है, साइक्लोपिया से साइक्लोप्स। ओके, द बॉट, अच्छा, ये जो आई इनमें पाई गई है दैट इज कंपाउंड आई।
द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स, इनकी बॉडी 3 रीजन्स में डिफरेंशिएटेड है। हेड रीजन जो इंटीरियर में होगा, ओके। उसके बाद आपका ट्रंक जो मिडल में हो गया, और नीचे आपका एनल रीजन हो गया जो पोस्टीरियर एंड पे है। 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, में कितने पेयर हैं अपेंडेजेस? 3 पेयर हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला पेयर एंटीरियर रीजन में आपको दिख रहा है ना, हेड के वहां पे दिख रहा है, तो लिखा है द फर्स्ट पेयर आर यूनिरेमस। पहला पेयर आप देख भी सकते हैं, ये कैसा है? यूनिरेमस है, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन हेड रीजन, और कौन से रीजन में प्रेजेंट है? हेड रीजन में प्रेजेंट है। इट डेवलप इनटू एंटेना, ये किस में चेंज होता है? एंटीना में चेंज होता है। और किस में? अडल्ट में, ठीक है। और किसकी तरफ वर्क करता है? एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरफ। सेकंड जो बाकी के दो है वो बायरेमस होता है। आप ये स्ट्रक्चर, ये एक अपेंडेज ही हो गया, देखिए इसमें स्ट्रक्चर, दिस इज बाय, दिस इज ऑल्सो बाय, ये सेकंड पेयर है, ठीक है। ये थर्ड वाला देखिए, दिस इज ऑल्सो बायरेमस स्ट्रक्चर, ओके। एंड आर प्रेजेंट इन ट्रंक रीजन, कौन से रीजन में प्रेजेंट रहते हैं? ये ट्रंक रीजन में। द फर्स्ट पेयर लोकोमोटर ऑर्गन की तरह वर्क करता है लार्वा में, और अडल्ट में वो एंटीना में चेंज हो जाता है। जबकि सेकेंड वाला पेयर मैंडिबल, मैंडिबल बन जाता है, किसका? अडल्ट का। मैंडिबल ग्रास्पिंग, कैचिंग, ये सब खाने से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है, माउथ पार्ट का स्ट्रक्चर है मैंडिबल, ओके। माउथ इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू ट्रंक अपेंडेजेस, दोनों ट्रंक अपेंडेजेस के बीच में माउथ प्रेजेंट रहता है। एंड एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट, इनका एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है, मतलब वो ओपन होगी कहाँ पे? वो माउथ से लेके आपके कहाँ तक? एनस तक जाएगी, स्ट्रेट होगी। 3 रीजन्स में, फोरगट, मिडगट एंड हाइंगट में वो क्या हुई है? डिवाइड हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेफुलस लार्वा। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट इज अबाउट जोए लार्वा, ओके। शायद उसको जल्दी से जल्दी मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा देन डू like my channel, share my videos, and thank you.